हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सीख प्रो में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा के पेपर को, जिसकी एग्जामिनेशन डेट की बात की जाए तो एग्जामिनेशन डेट यहाँ पर दी गई 29 अप्रैल 2018 का ये पेपर है। इसमें टोटल बेसिकली 50 क्वेश्चन है, 90 मिनट का यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन दिया गया है। इस 50 क्वेश्चन में बात की जाए तो मोर देन यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चन WCS से पूछे गए हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर आपके WCS से रिलेटेड है। ठीक, तो इस वीडियो में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है, तो आप बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक, इससे पहले बता दें, अगर आपने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का फॉर्म अप्लाई कर रखा है तो 2 तारीख से लेकर के 16 तारीख में 2 नवंबर से 16 नवंबर के बीच में आप अपने एग्जाम सेंटर को चूज करके सबमिट कर दीजिएगा। अदरवाइज आपका एडमिट कार्ड फिर डाउनलोड नहीं होगा अगर आप एग्जाम सेंटर को चूज नहीं करते हैं। ठीक, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? सबसे पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, एन एयरक्राफ्ट हैज टेक ऑफ वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, व्हाट length of runway is needed if aircraft is average acceleration along ground is 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर क्या बताया गया है, कोई हमारा एयरक्राफ्ट है, ठीक, वो क्या करता है 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से टेक ऑफ करता है। उसके कितने लंबे रनवे की आवश्यकता होगी कि उसका एवरेज एक्सीलरेशन, एवरेज त्वरण कितना हो जाए, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाए। ठीक, तो इसके लिए हम चलते हैं अपने पीडीएफ की तरफ, इसको देखते हैं डिटेल सॉल्यूशन इसका क्या है। हमको दिया गया है, सबसे पहले हमें पता है कोई एरोप्लेन जब रनवे पे खड़ा होता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी मींस स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या होती है, प्रारंभिक वेग 0 होता है, तो u बराबर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करता है, उसकी टेकअप वेलोसिटी दी गई है, तो टेकअप मींस यहाँ पर हम उसको एज ए फाइनल वेलोसिटी कंसीडर कर सकते हैं, तो b बराबर हो जाएगा 50 मीटर पर सेकंड, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब नेक्स्ट दे रखा हमें फाइंड करना है ट्रैक की लंबाई और एक्सीलरेशन कितना जनरेट करेगा, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन वो अचीव करेगा। यहाँ पर हमें निकालना है कि कितना लंबा हमारा पाथ होगा, कितना लंबा रनवे होगा, मींस हमें क्या निकालना है, एस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम इक्वेशन मींस जो गति के समीकरण है वहां पर हम सेकंड और थर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, बट सेकंड में हमें टाइम की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर टाइम नहीं दिया गया, तो इसलिए सेकंड का प्रयोग नहीं करेंगे। हम किसका प्रयोग करेंगे, थर्ड का प्रयोग करेंगे। ठीक, इस पूरे कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में आई बटन में या फिर चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी साइंस मास्टर क्लासेस की, वहां से आप देख करके वर्कशॉप कैलकुलेशन के अपने सारे डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए हमने फार्मूला प्रयोग किया, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर हमारे b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 50 है, 50 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। फिर u का स्क्वायर करेंगे 0 आ जाएगा, 2a या 2 का 2 ही रहेगा, a की वैल्यू 2.5 है, तो जब हम 2 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 निकल के आ जाएगा। और s हमें क्या करना है, निकालना है, इसलिए हम 5 को क्या करेंगे, नेक्स्ट दूसरे पक्ष में भेज देंगे। तो जो 25 को 5 से कैंसिल करेंगे तो टोटल कितना निकल के आ जाएगा, 500 निकल के आ जाएगा। तो यही क्या हमारी डिस्टेंस है, रनवे का जो हमारी लंबाई हो कितनी हो जाएगी, 500 मीटर निकल के आ जाएगी। तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है, A and B possess book in the ratio 3:4। A और B के पास पुस्तकों का रेशियो कितना है, 3:4 है। B और C के पास कितना है, 2:3 का रेशियो है। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है, हिंदी में कह रहा है कि C 20 पुस्तकें A से लेता है, लेकिन इंग्लिश में कह रहा है इफ C gives 20 books to A, मीन्स हिंदी में कह रहा है कि C A से लेता है, लेकिन इंग्लिश में कह रहा है कि C A को देता है। ठीक, तो हम इंग्लिश वाला सेक्शन लेके चलेंगे। ठीक है, ABC अगर 20 पुस्तक C क्या करता है, A को दे देता है, तो जो नया रेशियो आता है ABC का 4:4:5 आ जाता है। तो इस कंडीशन में अगर बात की जाए तो टोटल हमारा इनिशियल में ABC के पास कितनी बुक थी, पहले कितनी बुक थी इनकी, चलिए हम इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाया गया है। सबसे पहले A और B का रेशियो क्या था, 3:4 था। B और C का रेशियो 2:3 था। अब यहाँ पर
देखा जाए तो दोनों में हमारा b कॉमन है, तो अगर हम b के रेशियो को कॉमन कर लें दोनों में तो हम abc का कॉमन रेशियो निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, जो हमारे पास समीकरण सेकंड दिया गया था इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, क्योंकि यहाँ पर 4 था, यहाँ पर क्या है 2 है, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा। तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो a की वैल्यू आपकी 3 ही रह गई, b की वैल्यू 4 हो गई, और c को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। abc का कॉमन रेशियो 3:4:6 आ गया। हमने कोई x कॉमन फैक्टर मान लिया तो 3x इंटू 4x इंटू 6x आ गया। ये आपका है ये इनिशियल रेशियो में जो स्टार्टिंग में इनके पास बुक थी 3x इंटू 4x इंटू 6x के रेशियो में थी। अब बात की जाए अकॉर्डिंग टू हिंदी क्वेश्चन के अनुसार, तो जब आप हिंदी क्वेश्चन के अनुसार सॉल्व करते हैं तो ये क्या कहता है, a हमारा बुक देता है 20 किसको, c को, तो यहाँ हमने a का पहले 3x था तो ये देता है 20 तो 3x से हमने 20 माइनस कर दिया, और c 20 पाता है तो यहाँ हमने इसमें प्लस कर दिया, b में कोई चेंज नहीं हो रहा, हमने वैसे रख दिया इसको, बराबर रेशियो 4:4:5 के कर दिया। अब यहाँ से कोई हम 2 रेशियो ले करके इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हम a और b का रेशियो ले लेते हैं, तो a का कितना 3x-20 है, b कितना है 4x है, बराबर इधर a और b का रेशियो 4:4 है, तो 4 से 4 कैंसिल होके कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x बराबर 3x-20 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से देख पा रहे होंगे हम 3x को कहाँ लाएंगे, इस तरफ लाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 4x में से 3x माइनस होगा तो बराबर कितना बचेगा x। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर हमारा -20 बचेगा। ध्यान से देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, इस पक्ष से 3x को इधर ला रहे हैं तो हमारा -20 बचेगा, इस x की वैल्यू माइनस में आएगी। तो यहाँ से स्पष्ट है कि जो हमारा हिंदी वाला क्वेश्चन था वो क्या था, गलत था। मीन्स यहाँ पर a हमारा क्या करेगा 20 बुक को प्राप्त करेगा और c क्या करेगा हमारा 20 बुक को देगा। मीन्स जो हमने प्लस किया था उसको हम माइनस किया था उसको हम क्या करेंगे प्लस कर लेंगे। तो अगर हम इसको प्लस करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू प्लस में आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ से x का मान कितना आ गया 20 आ गया। अब हमें निकालना स्टार्टिंग में इनके पास कितनी बुक थी, तो स्टार्टिंग में 3x 4x 6x थी, x की वैल्यू पुटअप करोगे तो 3 को 20 से गुणा करोगे तो 60 80 और 120 निकल के आ जाएगा। ठीक, तो ये कौन सा, ये इनिशियल रेशियो है। लेकिन अब अगर हम अकॉर्डिंग टू देखें लेन देन करने के बाद क्या हमारे उत्तर सही बचता है या नहीं बचता है, अगर ये देखा जाए तो हम इंग्लिश वाले क्वेश्चन को वेरीफाई करेंगे जो हमने माना है सही से। तो क्या करता है हमारा C 20 पुस्तक A को देता है, तो A के पास अभी 60 है, 20 लेगा तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, और B के पास ऑलरेडी 80 है, और जब हमारा C क्या करेगा 20 दे देगा तो इसके पास कितना बचेगा 100 बचेगा। तो अगर इन सबको आप 20 से कैंसिल करेंगे तो 20 चौका 80 20 चौका 80 20 पंचे 100, तो यहाँ से रेशियो 4:4:4 निकल के आ जाता है। तो मीन्स हमारा क्या होगा, C 20 पुस्तक देगा A को, तो 3x माइनस जो 20 हो क्या हो जाएगा 3x प्लस 20 मान के हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा कितना आ गया, हमारा 60 80 120 आ गया, कि स्टार्टिंग में उनके पास 60 80 120 बुकें थी। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको डिटेल में समझ में आया होगा। थर्ड क्वेश्चन की बात की जाए, if the figure formed by the joining of consecutive midpoint of side of a quadrilateral ABCD is a rhombus if and only if ABCD is ये, यहाँ पर कहा गया कोई एक चतुर्भुज है, उसकी भुजाओं के जो मध्य बिंदु हैं उनको जोड़ते हुए कोई नया चतुर्भुज बनाया गया। तो वो चतुर्भुज क्या है, एक सम चतुर्भुज है, मींस एक रैम्बस है। वो किस कंडीशन में होगा, अगर ABCD एक है। ठीक, मीन्स इसको थोड़ा ओरल समझ लीजिए। हमारे पास क्या है, कोई एक यहाँ पर चतुर्भुज दिया गया, कैसा चतुर्भुज हमें नहीं पता है। इनके मिड पॉइंट को क्या किया गया है, यहाँ पर जोड़ दिया गया है। तो इनके मिड पॉइंट को जब इस प्रकार से जोड़ा गया तो यहाँ पर आपको एक आकृति मिली रैम्बस। तो ये हमारा कंफर्म है कि रैम्बस है। तो ये रैम्बस किस कंडीशन में बनेगा, अगर ABCD एक है। अब ABCD क्या है, सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कि रैम्बस है, या ABCD एक चतुर्भुज है, या ट्रेपेजियम है, या फिर नन ऑफ दीज है। तो आपको आज क्लियर होना चाहिए कि ट्रेपेजियम और रेक्टेंगल से हमारा जब उनके हम इंटरसेक्ट करेंगे मिड पॉइंट को तो हमारा रैम्बस नहीं बनेगा।
अब दो कंडीशन बचती हैं रैम्बस बनाने के लिए, या तो आपके रैम्बस के अंदर रैम्बस बनेगा या फिर स्क्वायर के अंदर रैम्बस बनेगा। ठीक, दो कंडीशन बचती है। अब इस डाउट को समझने के लिए हम आपको ले चलते हैं पीडीएफ की तरफ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको एक दिखाया गया है ABCD हमारा क्या है, यहाँ पर आपको चतुर्भुज करके दिखाया गया। हमने क्या किया, स्ट्रेट चतुर्भुज कोई मान लिया। यहाँ पर हमारे पास कंफ्यूजन क्या है, ABCD या तो रैम्बस है या फिर स्क्वायर है। ठीक, तो इसको हमने यहाँ पर डिटेल में सॉल्व किया है। आप वीडियो को पॉज करके इसके सॉल्यूशन को देख सकते हैं। तो इस सॉल्यूशन को देखने के बाद यहाँ पर क्या निकल के आता है, मींस यहाँ से निकल के आया है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज आइदर ये स्क्वायर और रैम्बस। मींस मैटर कहाँ फंसा, या तो एक वर्ग है या फिर क्या है, समचतुर्भुज है। अब इसके लिए हमने क्या किया, थोड़ा और सॉल्यूशन निकाला। थोड़ा और सॉल्यूशन निकालने के बाद हमारे पास क्या निकल के आया, लास्ट में हमारे पास जो इसके दोनों विकर्ण थे, विकर्ण में जो DB और AC थे, DB और AC आप देख सकते हैं। DB क्या है, ये है, AC आपका ये है। ठीक, तो यहाँ पर DB और AC दोनों आपस में क्या आ जाते हैं, बराबर आ जाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो डायगोनल है त्रिभुज मींस चतुर्भुज ABCD का वो क्या है, इक्वल है। ठीक, इक्वल होने से क्या पता चलता है, इक्वल होने से ये पता चलता है कि ABCD क्या है, इज नॉट ये स्क्वायर। ठीक, सॉरी, ABCD इज ए स्क्वायर नॉट ये रैम्बस। ठीक, मींस जो ABCD हमारा क्या है, एक स्क्वायर है, वर्ग है, ना कि क्या है, एक रैम्बस है। क्योंकि रैम्बस में क्या विशेषता होती है कि रैम्बस के जो चारों साइडें होती हैं आपस में इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड इसकी क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक, बट चारों साइड आपस में पैरेलल नहीं होती, अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होती हैं। इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं इनका योग मींस ये आपस में इक्वल होते हैं। दो एडजेसेंट जो एंगल होते हैं इनका योग 180 डिग्री होता है। और जो ये बात की जाए आपस में जो इंडिविजुअल एंगल होते हैं ये 90 डिग्री के नहीं होते, उससे कम या ज्यादा होते हैं। ठीक, स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में जो हमारा चारों एंगल होते हैं परफेक्ट 90 डिग्री होते हैं। बस रैम्बस में 90 डिग्री हो भी सकते हैं, 90 डिग्री नहीं भी हो सकते। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आया कि रैम्बस के अंदर हमारा रैम्बस नहीं बनेगा। इसके डिटेल सॉल्यूशन के लिए आप वीडियो को पॉज करके इस सॉल्यूशन को देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तर हमारा निकल के आएगा स्क्वायर। अगर हमारे पास स्क्वायर है तो इसके अगर हम मिड पॉइंट को क्या करेंगे, मिलाएंगे तो हमारा रैम्बस फॉर्म होगा। बट यहाँ पर ऑप्शन में आपको स्क्वायर नहीं दिया गया है, तो हम किस ऑप्शन की तरफ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे, नन ऑफ दिस की तरफ जाएंगे। ठीक, अब आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि रेक्टेंगल भी क्या होता है, एक स्क्वायर ही होता है, बट एवरी कंडीशन में नहीं होता है। ठीक, क्योंकि आयत में क्या होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ना कि उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। कुछ कंडीशन में क्या होता है, जहां पर चारों भुजाएं बराबर होती है वहां पर आपका वो स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या निकल के आता है, जो सभी आयत होते हैं स्क्वायर नहीं होते, लेकिन सभी स्क्वायर मींस क्या हो सकते हैं, आयत के अंतर्गत आ सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपको निकल के आ रहा होगा कि मतलब ये आयत नहीं हो सकता, क्या होगा, स्क्वायर एंड ओनली स्क्वायर। तो ऑप्शन डी की तरफ हम जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 माइनस टेन स्क्वायर 45। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, सिंपल आपको साइन स्क्वायर 45 कॉस स्क्वायर 45 टेन स्क्वायर 45 की वैल्यू को रख देना है। तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 1/2 आएगा। कॉस 45 की वैल्यू ये भी 1/√2 होती है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आएगा। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और आपको पता है tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। तो प्लस में 1 माइनस में 1 आपस में कैंसिल आउट, उत्तर कितना आया, 0 निकल के आ गया। तो यहाँ से हमारे इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वन बेल रिंग एवरी after 6 minutes, another bell ring every 8 minutes, third bell ring every 9 minutes, after how many minutes all 3 bell will ring together। यहाँ पर बताया गया कोई एक हमारी घंटा घर है, वहां पर जो घड़ी लगी होती है, तो एक जो घड़ी मीन्स जो 1 मिनट की सुई है मीन्स 6 मिनट में एक बार बजती है। दूसरी घंटी क्या करती है, 8 मिनट में एक बार बजती है। तीसरी घंटी हमारी 9 मिनट में एक बार बजती है। तो कितने मिनट बाद ये तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, सिंपली इनका एलसीएम निकालना होता है, जो भी आपको दिया जाता है। तो 6 का जब हम फैक्टर निकालेंगे तो 2:3 हो जाएगा।
8 का फैक्टर निकालेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। 9 का फैक्टर निकालेंगे 3:3। जब इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2:2:2:3 मीन्स टोटल 72 निकल के आ जाएगा। तो आशा करते हैं ये भी बेसिक सिंपल क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। यहाँ से कितना हो जाएगा 72 मिनट सही आंसर हो जाएगा। मीन्स आफ्टर 72 मिनट दे विल रिंग टूगेदर। ओके, मीन्स 72 मिनट के बाद क्या होंगी वो सभी घंटे एक साथ फिर से बजेंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया एक राइट त्रिकोण का कर्ण 10 सेंटीमीटर है तथा अंकित वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, तो त्रिकोण की परिधि कितनी होगी। द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द इनक्लाइंड सर्किल इज 1 सेंटीमीटर, देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इन सेंटीमीटर। इसके कहने का मतलब क्या है, हमारे पास कोई एक राइट एंगल त्रिभुज है। राइट एंगल मतलब उसका जो एक कोण होता है कितना होता है 90 डिग्री होता है। इसका जो कर्ण दिया गया है हमें 10 सेंटीमीटर दिया गया है। अब इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर हम कोई एक बनाते हैं वृत्त। इसके अंदर क्या करते हैं हम कोई एक वृत्त का निर्माण करते हैं इसकी भुजाओं को स्पर्श करते हुए। अब इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस आपको दिया गया है 1 सेंटीमीटर है। तो अब रेडियस चाहे आप इधर खींचो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, अगर आप 90 डिग्री पर इधर खींचो ए भी 1 सेंटीमीटर होगा, इधर 90 डिग्री पर खींचो तो ए भी 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक, तो अगर आपका ये इतना 1 सेंटीमीटर है तो इसके जस्ट पैरेलल है तो ये भी क्या हो जाएगा ए भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर आपका ये रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो इसके जो पैरेलल साइड इधर है ये भी क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर आपका एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। तो यही आपको सॉल्यूशन दिखाया गया। बेसिकली एक रेडियस हमारा कितना 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो ये वाली साइड आपकी 1 आ जाएगी, इतना आपका 1 आ जाएगा। अब अगर यहाँ से अगर आप इस वाले पार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करके देखें, जो हमारा PQC दिखाया गया है, PQC को अगर आप थोड़ा सा जूम आउट करते हैं तो कुछ इस प्रकार का फिगर आपको निकल के आ जाता है। यहाँ पर क्या है, जो P और Q है मीन्स अगर इसको हम O मान ले इसके सेंटर को, तो जो OQ और OP है ये दोनों क्या है आपस में रेडियस हैं। तो रेडियस होने की वजह से दोनों क्या है इक्वल है, मीन्स ये भी एक है ये भी एक है, और ये दोनों अंत में आकर कहाँ किसी एक बिंदु यहाँ C पर मिल रही हैं। तो अगर इसको हम डॉट डॉट करके इनको मीन्स मध्य बिंदु से इनको विभाजित करते हैं तो इनका एंगल क्या हो जाएगा अलग अलग, मीन्स इनको दो पार्ट में डिवाइड करेगा। तो ऊपर वाले को मान लेते हैं θ1, तो इधर वाला भी क्या हो जाएगा θ1 हो जाएगा। तो नीचे वाला क्या हो जाएगा मीन्स θ2 और ये θ2, या फिर आप XY भी मान सकते हैं। ठीक है, मीन्स ये दोनों एंगल आपस में दोनों भुजाएं बराबर थी तो इसलिए क्या थे दोनों एंगल आपस में बराबर थे। जब इनको हमने क्या किया मध्य लाइन डालकर 45 मीन्स इनको दो पार्ट में डिवाइड किया तो नीचे वाले एंगल भी क्या हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएंगे। तो अगर ये दोनों एंगल θ2 आपस में बराबर हो जाएंगे तो ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक, सेम यही फार्मूला यहाँ पर आपका फॉलो होता है ऊपर वाले साइड में, ARP वाले साइड में सेम हम कंसेप्ट लगाएंगे। तो यहाँ से क्या निकल के आता है, जो आपकी PC की लंबाई है और QC की लंबाई ये क्या है आपस में बराबर है। इसको हमने मान लिया x, इसको भी हमने मान लिया x। इधर वाले को जो आपका AP है ये किसके बराबर है AR के बराबर है। अब आपको पता है कर्ण टोटल कितना है ये 10 दिया गया है। अगर आपका इतना x है तो ये पोर्शन कितना हो जाएगा 10 - x हो जाएगा। इतना पोर्शन 10 - x हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा 10 - x हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है उसका परिमाप होता है। परिमाप के लिए हम क्या करते हैं तीनों भुजाओं को आपस में जोड़ देते हैं। ठीक, तो पहली भुजा हमारे सामने क्या दी गई है, सबसे पहले 10 - x + 1 दिया गया है आपको, ये हो गया AB की लंबाई। BC की लंबाई देखी जाए तो 1 + x हो जाएगा, 1 + x हो जाएगा। AC की लंबाई देखी जाए तो 10 - x + x, 10 - x + x। x से x सारे आपके क्या हो गए कैंसिल हो गए, 10 = 11 = 12 और 10 = 22। टोटल आपके सामने कितना निकल के आ गया 22 आंसर निकल के आ गया। तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आंसर कितना है 22। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इफ ये ट्रेन टेक्स 1 सेकेंड टू क्रॉस ये टेलीग्राफ पोस्ट एंड 3 सेकेंड टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म 300 मीटर लॉन्ग, देन द लेंथ ऑफ ट्रेन इन मीटर्स इज। कोई एक रेलगाड़ी है जो किसी एक खंबे को, कोई एक टेलीफोन का खंबा है, इसको पार करने में
1 सेकंड का समय लेती है। अब आपको कंफर्म होना चाहिए, जब कोई रेलगाड़ी है किसी व्यक्ति को पार करती है, किसी पोल को पार करती है, ठीक, मीन्स कह सकते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट को पार करती है, तो उसको क्रॉस करने में वो कितना डिस्टेंस तय करती है, अपने ही लेंथ के बराबर डिस्टेंस को कवर करती है, ठीक। नेक्स्ट क्या दिया गया है, किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, उसको पार करने में 3 सेकंड लेती है। तो जब ये प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितनी दूरी तय करेगी, तो प्लेटफॉर्म को पार करने में अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर क्या करती है, दूरी तय करती है। मान लीजिए ये आपका कोई क्या यहाँ पर प्लेटफॉर्म है और ये हमारी यहाँ से ट्रेन आ रही है, ठीक। तो ट्रेन इतनी लंबी हमारी x लंबाई की है, प्लेटफॉर्म की लंबाई y है। तो ये हमारे पूरे प्लेटफॉर्म को कब पार कर जाएगी, जब हमारी ये आपका जो गार्ड वाला डिब्बा है ये आपके लास्ट पॉइंट पर होगा, ठीक। तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा आपका y और प्लस x, जब इतना डिस्टेंस से ट्रेवल करेगी तब पूरे प्लेटफॉर्म को पार कर पाएगी। तो बेसिक कंसेप्ट यही है, आपको यही समझना है। और ट्रेन सेम है, तो ट्रेन सेम होने की वजह से क्या है, उसकी जो डिस्टेंस है, सॉरी जो उसकी स्पीड है, दोनों ही कंडीशन में क्या होगी, स्पीड हमारी सेम होगी। और हमें पता है स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय। मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई कितनी दी गई है, x मीटर दी गई है, तो हम चाल कैसे निकालेंगे, दूरी बटा समय। पहले कंडीशन में जब वो पोल को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, मीन्स यहाँ से S1 निकाले तो कितना आ जाएगा, x अपान 1 निकल के आ जाएगा। S2 जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, कितने सेकंड में, 3 सेकंड में क्रॉस करती है। तो टोटल S2 बराबर क्या आ जाएगा, x प्लस 300/3 निकल के आ जाएगा। चाल बराबर दूरी बटा समय से। अब चूंकि ट्रेन सेम है तो उसकी चाल भी सेम है, इसलिए S1 बराबर हो जाएगा S2 को। तो हमने दोनों को x/1 और x प्लस 300/3 को क्या किया, आपस में बराबर कर दिया। यहाँ से जो हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 150 मीटर निकल के आ जाएगी, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रेन की लंबाई कितनी है, 150 मीटर ट्रेन की लंबाई है, ठीक। अब देख सकते हैं अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें तो जब आप पहले क्वेश्चन में x की वैल्यू रखेंगे, 150 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 150 आएगा। मींस ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी, 150 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अब x की वैल्यू जब दूसरे समीकरण में रखेंगे तो 150 प्लस 300 मींस 450 आ जाएगा। 450 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो उस कंडीशन में भी कितना निकल के आ जाएगा, 150 निकल के आ जाएगा। मींस जो हमने आंसर कैलकुलेट किया, हमारा आंसर क्या है, सही है, राइट आंसर है। तो यहाँ से ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 150 मीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलते बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 10 kg मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर सेकेंड विल बी। कोई हमारी 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है, ठीक। वस्तु का द्रव्यमान कितना दिया गया है, 10 किलोग्राम दिया गया है। वो क्या कर रही है, 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है। उसका वेग कितना दिया गया है, 10 मीटर पर सेकंड दिया गया है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, ठीक। कोई भी ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उस समय जो उसके अंदर एनर्जी होती है उसको क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी के ही आपको निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv², ठीक। तो इस फार्मूले में हम रखकर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया गया, मास दिया गया है 10 kg। नेक्स्ट क्या दिया गया, वेलोसिटी दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होगा, 1/2 mv²। तो 1/2 हमारा एक मीन्स नंबर है, ऐसे रहने देंगे। मास कितना है, 10 दिया गया है। b² मीन्स जो वेलोसिटी उसका स्क्वायर करना है, 2 टाइम लिखना है, तो 10 × 10। अब 2 से हम 10 को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, टोटल यहाँ पर 500 निकल के आ जाएगा। अब जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो आंसर टोटल क्या हो जाएगा, 500 जूल यहाँ से निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है उस पर आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट को आप पिन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इफ द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन मैचिंग गियर इज 150 mm and the velocity ratio is 2:1, what will be the center distance between diameter of pinion and gear। बेसिकली यहाँ पर कोई दो मैचिंग गियर हैं, उनके केंद्र के बीच की दूरी कितनी है, 150 mm है। मान लीजिए ये हमारा कोई छोटा गियर है, एक हमारा ये बड़ा गियर है,
ठीक, इनके बीच की जो सेंटर डिस्टेंस है कितनी दी गई है, 150 mm दी गई है। अब इनका जो वेग अनुपात है, स्पीड रेशियो है 2:1 है। मीन्स अगर पहला हमारा 2 मीटर पर सेकंड के वेग से घूम रहा है तो दूसरा 1 मीटर पर सेकंड के वेग से घूम रहा है। ये इनका स्पीड का रेशियो दिया गया। तो आपको निकालना क्या, आपको निकालना पिनियन एवं गियर का व्यास कितना होगा, इनका पिच डायमीटर बेसिकली कितना होगा, आपको यही कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हमने आपको फिगर से दर्शाया है। मान लीजिए पहला हमारा क्या, एक छोटा गियर है जिसे हम क्या कहते हैं, पिनियन कहते हैं। जो छोटा गियर होता है गियर ट्रेन में उसी को पिनियन के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा बड़ा गियर है। पहले गियर, छोटे गियर की त्रिज्या हमने मान ली x है, बड़े वाले गियर की त्रिज्या हमने मान ली क्या है, y है। अगर इनके हम सेंटर डिस्टेंस को मिलाते हैं तो यही क्या हो जाता है, दूसरे शब्दों में देखा जाए सेंटर डिस्टेंस क्या है, x प्लस y, यही आपकी क्या हो जाती है, सेंटर डिस्टेंस हो जाती है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 150 mm दे रखी है। और क्या दे रखा है आपको, वेलोसिटी रेशियो दे रखा है। तो वेलोसिटी रेशियो निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, तो वेलोसिटी रेशियो निकालने के लिए फार्मूला होता है v1/v2 बराबर r1/r2, या फिर कह सकते हैं d1/d2। तो आप कोई भी अगर आपको रेडियस के फॉर्म में निकालना चाहते हैं तो रेडियस के फॉर्म में निकाल सकते हैं, या फिर डायमीटर के फॉर्म में निकालना चाहते हैं तो डायमीटर के फॉर्म में। तो v1/v2 बराबर क्या हो जाएगा, d2/d1 या फिर r2/r1 यहाँ से हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर v1/v2 का रेशियो कितना दिया गया है, 2:1 दिया गया है। R2 और R1 क्या है हमारा, y और x हमने माना है। ठीक, तो यहाँ से अगर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में y बराबर क्या निकल के आता है, 2x निकल के आ जाता है। ठीक, मीन्स जो हमारा y है वो क्या है, x का डबल है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे सीधा सीधा, जो हमारा y है ये बड़े सर्किल का रेडियस है, x क्या है, छोटे सर्किल का रेडियस है। तो यहाँ पर जो हमारा x प्लस वाई बराबर 150 है, इसमें हम क्या करेंगे, y के स्थान पे 2x रखेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 50 निकल के आ जाएगी। अब x हमारा 50 हो गया तो y हमारा क्या हो जाएगा, उसके डबल है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये क्या है, रेडियस है। और हमें निकालना क्या है, हमें इनका निकालना है पिच डायमीटर निकालना है। तो डायमीटर निकालने के लिए क्या करते हैं, रेडियस को डबल कर देते हैं। तो 50 को डबल करेंगे तो 100 हो जाएगा, और 100 को डबल करेंगे तो 200 निकल के आ जाएगा। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 100 और 200 mm। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछा गया है सेरेडाइजिंग प्रोसेस इन्वॉल्व, सेरेडाइजिंग प्रक्रिया में क्या सम्मिलित होता है। ऑप्शन क्रोमियम पाउडर, लेड पाउडर, जिंक पाउडर या फिर एल्युमिनियम पाउडर। ठीक, तो सेरेडाइजिंग का अगर बात किया जाए तो इसी का अन्य नाम होता है जिंक कोटिंग के नाम से जानते हैं। ठीक, बेसिकली ये क्या होती है, एक प्रोसेस होती है कोरोजन रेजिस्टेंस बनाने को मेटल की। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी मेटल के ऊपर उसको कोरोजन रेजिस्टेंस बनाने के लिए उस पर हम क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग करते हैं, जिंक की पाउडर की लैपिंग की जाती है। वही प्रोसेस क्या कहलाती है, सेरेडाइजिंग के नाम से जानी जाती है। तो हम इसमें किसका प्रयोग करते हैं, इसमें जिंक का प्रयोग करते हैं, जिंक पाउडर का प्रयोग करते हैं। इसके लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा कंपोनेंट होता है उसकी ग्रिस्ट ब्लास्टिंग की जाती है। मीन्स उसके ऊपर से जो कुछ लगा होता है एक्स्ट्रा मटेरियल उसको रिमूव करते हैं। फिर उसको कोई स्टील का हमारा बैरल होता है जो कि काफी स्पीड से मूव कर रहा होता है, उसमें हम क्या करते हैं, कंपोनेंट को ले जाकर डिप कर देते हैं और कुछ टाइम तक, कुछ एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक वहां गर्म करते हैं। तो उसके ऊपर क्या हो जाती है, हमारी जिंक की कोटिंग चढ़ जाती है। यहाँ पर पूछा जाता है कि सेरेडाइजिंग का टेम्परेचर कितना होता है, कि 370 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हम क्या करते हैं, किसी भी मेटल को इसमें डिप करते हैं। ठीक, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात की जाए, अगर किसी पर हम क्या कर रहे हैं, क्रोमियम की कोटिंग कर रहे हैं, तो क्रोमियम की कोटिंग को क्या कहेंगे, क्रोमाइजिंग कहते हैं। इसके लिए टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होता है, 1300 से लेकर 1400 के बीच में लगभग यहाँ पर टेम्परेचर रखा जाता है। ठीक, अगर आप किसी मेटल के ऊपर एल्युमिनियम पाउडर की कोटिंग कर रहे हैं तो उसे किस नाम से जानते हैं, तो उसे क्लोराइजिंग के नाम से जानते हैं, CHLO क्लोराइजिंग। इस प्रोसेस में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लोराइजिंग जब दिया जाता है तो आप क्लोरीन की तरफ या फिर क्रोमियम की तरफ चले जाते हैं, तो वहां पर आपका उत्तर गलत हो सकता है, तो कंफर्म होना चाहिए। जब कभी भी हम एल्युमिनियम की कोटिंग करते हैं तो उसे किस नाम से जानते हैं, उसे क्लोराइजिंग के नाम से जानते हैं। ये भी बेसिकली सेरेडाइजिंग में जिंक कोटिंग के समान ही होती है, लेकिन इसमें टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक, सेरेडाइजिंग में कितना टेम्परेचर था, जिंक कोटिंग में 370 डिग्री सेल्सियस था,
एल्युमिनियम की कोटिंग में टेम्परेचर कितना होता है 850 डिग्री से लेकर के 1000 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर टेम्परेचर रखा जाता है। और क्रोमाइजिंग में सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है, लगभग 1300 से 1400 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखा जाता है। तो आशा करते हैं सारे ऑप्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द प्रॉपर्टी बाय व्हिच मेटल कैन बी रोल्ड इनटू शीट। धातु के किस गुण के कारण हम किसी भी मेटल को क्या कर सकते हैं, उसे शीट के रूप में रोल कर सकते हैं, मीन्स उसे पतले चादरों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। वो धातु का कौन सा गुण होता है, तो वो होता है मैलेबिलिटी। धातु के मैलेबिलिटी गुण के कारण हम क्या कर सकते हैं, उसे पतले चादर के रूप में या फिर बर्तन वगैरह के रूप में उसे क्या करते हैं, पतले पतले शीट के रूप में बदल पाते हैं। ठीक, तो क्या कहलाती है, मैलेबिलिटी कहलाती है। बात कीजिए अदर ऑप्शन की, तो पहले दिया गया इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी किसी भी मेटल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें अगर उस पर हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसका शेप एंड साइज क्या हो जाता है, डिफॉर्म हो जाता है। लेकिन जैसे हम एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करते हैं, ठीक, तो क्या करती है, अपने शेप को रीगेन कर लेती है। तो मेटल की यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, इलास्टिसिटी कहलाती है। इस पर बेसिकली अभी नीचे एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन दिया गया, उसमें हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्या दिया गया है, डक्टिलिटी दिया गया है। तो डक्टिलिटी किसी भी मेटल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण इसे हम वायर के रूप में क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। ठीक, तो किसी भी वायर को किसी भी मींस मेटल को तार के रूप में, वायर के रूप में परिवर्तित करने के गुण को क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर यहाँ पर पूछा गया है H7G6 इंडिकेट्स, यहाँ पर H7G6 किस फिट को प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए H क्या है, तो ये हमारा होल का फंडामेंटल डेविएशन है। 7 क्या है, ग्रेड ऑफ टॉलरेंस है। स्मॉल g क्या है, शाफ्ट का फंडामेंटल डेविएशन है। 6 क्या है, उसका फंडामेंटल टॉलरेंस या फिर IT टॉलरेंस यहाँ पर दिया गया है। तो H7G6 किस फिट को डिनोट करता है, आपको पता होना चाहिए। फिट हमारी तीन प्रकार की CTI, क्लियरेंस, ट्रांजिशन, इंटरफेरेंस। जब भी हम क्या करते हैं, होल बेसिस सिस्टम लेते हैं तो यहाँ पर हमारा H क्या होता है, H7 H8 दिया जाता है। इस कंडीशन में हमें देखना होता है शाफ्ट को किस लेटर से डिनोट किया गया है। अगर शाफ्ट को A से लेकर के H लेटर तक डिनोट किया गया है तो ये किसके अंतर्गत आता है, ये हमारा क्लियरेंस फिट अंदर के आ जाता है। अगर P से लेकर के Z के अंतर्गत दिया गया है तो हमारा इंटरफेरेंस के अंतर्गत आ जाता है। और इसके बीच के जो लेटर होते हैं बेसिकली N से लेकर के P तक के, वो किसको डिनोट करते हैं, वो ट्रांजिशन फिट को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा H के साथ क्या दिया गया है, G दिया गया है, जो कि किसके अंतर्गत आता है, क्लियरेंस फिट के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 13 नंबर क्वेश्चन। इन ए केस हार्डनिंग प्रोसेस अमोनिया गैस इज इंट्रोड्यूस ऑन स्टील, दिस प्रोसेस इज नोन एज। कोई बेसिकली जो हमारी लो कार्बन स्टील होती है लाइक माइल्ड स्टील वगैरह, उस पर हमें क्या करना होता है, उसको और अधिक उपयोगी बनाने के लिए उस पर हम क्या करते हैं, कार्बन की परसेंटेज मात्रा को बढ़ाते हैं। तो इसके लिए बेसिकली प्रोसेस क्या कहलाती है, तो कार्बोराइजिंग कहलाती है। अब कार्बोराइजिंग में कई प्रकार की प्रक्रियाएं होती है, कुछ पर हम कार्बन की परसेंटेज बढ़ाते हैं, कुछ पर हम नाइट्रोजन की परसेंटेज बढ़ाते हैं। तो बेसिकली जिस पर हम नाइट्रोजन की परसेंटेज मात्रा बढ़ाते हैं कार्बन के स्थान पर, उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे नाइट्राइडिंग के नाम से जाना जाता है। और इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो इसके लिए अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। तो अमोनिया गैस का प्रयोग करके अगर हम इस नाइट्रोजन की परसेंटेज बढ़ा रहे हैं सरफेस पर, तो क्या कहलाएगी, वो नाइट्राइडिंग हमारी कहलाएगी। अदर जो ऑप्शन है आपके साइनाइडिंग, कार्बोनाइजिंग, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये भी केस हार्डनिंग के ही अंतर्गत आते हैं। ठीक, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें कार्बन की परसेंटेज को बढ़ाते हैं। और अमोनाइजिंग हमारा कोई भी ऐसा हीट ट्रीटमेंट का ऑपरेशन नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बेसिकली यहाँ पर पूछा गया है मोनल मेटल कंटेन्स। मोनल मेटल का बेसिकली अगर बात की जाए तो उसका कंपोजिशन क्या होता है, तो मोनल मेटल का कंपोजिशन होता है, यहाँ पर आपको दिया जाता है निकिल 60% होता है, जो Ni मीन्स निकिल कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। कॉपर की मात्रा इसमें 7% होती है। ठीक, आयरन की मात्रा बेसिकली क्या होती है, इसमें बैलेंसिव होती है। तो बेसिकली बात की जाए किसका मींस कंपोजिशन होता है, तो निकिल और कॉपर का कंपोजिशन होता है मोनल मेटल। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो बेसिकली भाप इंजन की जितनी फिटिंग के इक्विपमेंट बनाए जाते हैं तो किसके बनाए जाते हैं, मोनल मेटल के ही बनाए जाते हैं। तो निकिल और कॉपर, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से सही हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है
व्हाट टाइप ऑफ थ्रेड आर सुटेबल फॉर स्मॉल प्रिसीजन कंपोनेंट एंड मेजरिंग गेज। जो भी हमारे स्मॉल कंपोनेंट होते हैं या फिर जो मेजरिंग के लिए गेज प्रयोग किए जाते हैं उसमें किस प्रकार की थ्रेड प्रयोग की जाती है, आपको यही बताना है। तो यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए हम स्मॉल कंपोनेंट के लिए और मेजरिंग गेज के लिए कौन सी प्रयोग करते हैं थ्रेड, ब्रिटिश एसोसिएशन स्क्रू थ्रेड, जो शॉर्ट फॉर्म में BA थ्रेड के नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग कब किया जाता है, तो इसका प्रयोग हम करते हैं बहुत ही छोटे छोटे इक्विपमेंट के लिए, जैसे लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, वॉच हो गया, या फिर जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें हम BA थ्रेड का प्रयोग करते हैं। BA थ्रेड से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, तो इसका एंगल पूछा जाता है कितना होता है, तो इसका एंगल 47/1/2 मीन्स 47.5 डिग्री इसका एंगल होता है। ठीक है, तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट बात की जाए अगर यहाँ पर एक्मे थ्रेड की, इससे भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो एक्मे थ्रेड का प्रयोग किया जाता है लेथ मशीन की जो लीड स्क्रू होती है उसमें बेसिकली एक्मे थ्रेड कटी होती है। इसका एंगल कितना होता है, तो इसका एंगल 29 डिग्री होता है। तो हम कह सकते हैं पावर ट्रांसमिशन के लिए बेसिकली एक्मे थ्रेड का प्रयोग करते हैं। बात की जाए स्क्वायर थ्रेड की, तो स्क्वायर थ्रेड का भी प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है पावर ट्रांसमिशन के लिए, लाइक जो वाइस होती है, इस वाइस की स्पिंडल हो गई, क्रॉस स्लाइड हो गई, कंपाउंड स्लाइड हो गई। ठीक, तो क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड की जो स्क्रू नट होते हैं, वहां पर जो स्क्रू लगी होती है जिसके माध्यम से क्या करती है, स्लाइड करती है। तो फिर जो हमारा टेल स्टाक के अंदर स्क्रू रॉड लगी होती है उस पर लेफ्ट हैंड स्क्वायर थ्रेड काटी जाती है पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है, तो इन सभी में आपको पूछा जाता है, बेसिकली यहाँ पर पूछा जाता है टेल स्टाक में जो लगी होती स्क्रू रॉड उसमें कौन सी थ्रेड कटी होती है, तो उसमें लेफ्ट हैंड स्क्वायर थ्रेड कटी होती है। स्क्वायर थ्रेड का एंगल कितना होता है, तो इसका एंगल होता है 90 डिग्री, आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कई बार यहाँ पर 90 डिग्री ना देखे करके कई बार 0 डिग्री एंगल भी दिया जाता है, तो अगर 90 डिग्री ऑप्शन में नहीं तो आप 0 की तरफ भी जा सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। Which one of the following instrument is used to measure accurately the angle of taper? हमें किसी जॉब के टेपर के एंगल को बहुत एक्यूरेट मेजर करना है, तो इसके लिए किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करेंगे, लाइक मान लीजिए इस प्रकार से हमें जॉब का टेपर एंगल मेजर करना है, तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे। अगर बात किया जाए बेबल गेज की, तो बेबल गेज के द्वारा बेसिकली एंगल का मेजर किया जाता है 1 डिग्री के एक्यूरेसी में। वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर के द्वारा क्या करते हैं, इसके द्वारा भी हम एंगल का डायरेक्ट मेजर करते हैं 1 डिग्री की एक्यूरेसी में। टेपर गेज क्या है, तो गेज बेसिकली टेपर गेज का प्रयोग किया जाएगा टेपर को चेक करने के लिए, बट इसकी कोई एक्यूरेसी नहीं होगी, जिस पर हम इसको ट्रांसफर करेंगे वही इसकी एक्यूरेसी हो जाएगी। तो इसको भी जनरली बेबल प्रोटेक्टर पे ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ से आपका सी ऑप्शन निकल के आ जाता है वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर। इसके द्वारा किसी भी हम जॉब के टेपर के एंगल को क्या कर सकते हैं, जॉब के एंगल को 1 डिग्री के 12वें भाग तक, ठीक 1 डिग्री के 12वें भाग मतलब 5 मिनट की एक्यूरेसी में हम किसी भी एंगल को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो सबसे हमारा प्रिसीजन एंगल मेजरमेंट के अंतर्गत ये आता है। इससे भी और हमें अधिक एक्यूरेसी की जब आवश्यकता होती है तो हम उस कंडीशन में 1 मिनट की एक्यूरेसी के लिए किसके तरफ जाते हैं, साइन बार की तरफ जाते हैं, जिसको हम स्लिप गेज के साथ प्रयोग करके 1 मिनट की एक्यूरेसी में कोण को मेजर कर पाते हैं। बट इस क्वेश्चन का हमारा उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर सही हो जाएगा। इसके द्वारा हम 5 मिनट की एक्यूरेसी में क्या करते हैं, एंगल को मेजर कर पाते हैं, और साइन बार के द्वारा 1 मिनट की एक्यूरेसी में कोण को मेजर किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर में पूछा गया है ये टैब वॉशर इज यूज्ड फॉर, टैब वॉशर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो टैब वॉशर का प्रयोग किया जाता है नट को लॉक करने के लिए, लॉकिंग द नट्स। जहां पर हमें नटों को लॉक करना होता है वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है, टैब वॉशर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से अगर बात की जाए अन्य वाशर के बारे में, तो सबसे पहले अगर प्लेन वाशर के बारे में कहीं एग्जाम में पूछा जाता है, तो प्लेन वाशर का हम प्रयोग करते हैं बेसिकली बेरिंग एरिया प्रदान करने के लिए, बेरिंग सरफेस प्रदान करने के लिए, या फिर दबाव को, फोर्स को काफी अधिक क्षेत्र में फैलाने के लिए, वितरित करने के लिए प्लेन वाशर का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाशर से क्या पूछा जाता है कि वाशर के साइज को हम किसके द्वारा स्पेसिफाई करते हैं, तो इसके साइज को स्पेसिफाई करने के लिए बेसिकली नॉमिनल डायमीटर के द्वारा इसे स्पेसिफाई किया जाता है। यह आपको क्लियर होना चाहिए, किसके द्वारा हम स्पेसिफाई करेंगे, वाशर को उसके नॉमिनल डायमीटर के अनुसार स्पेसिफाई किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है स्प्रिंग वाशर के बारे में, तो स्प्रिंग वाशर का प्रयोग करते हैं जहां पर काफी अधिक कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, वहां पर नट बोल्ट के
ढीले होने की संभावना रहती है, तो वहां पर हम स्प्रिंग वॉशर का प्रयोग कर लेते हैं। नेक्स्ट पूछा जाता है यहाँ पर टेपर्ड वॉशर बारे में, तो टेपर्ड वॉशर का प्रयोग टेपर सतहों के लिए हम प्रयोग करेंगे, जैसे बीम चैनल हो गई जो टेपर्ड में होती है वहां पर टेपर वॉशर का प्रयोग करते हैं। एक हमारा होता है टूथ लॉक वॉशर, तो उसका प्रयोग भी बेसिकली लॉकिंग अरेंजमेंट में किया जाता है। ठीक, तो आशा करते हैं वॉशर के क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। मेन काम क्या होता है, तो मेन काम होता है जो कंपन के हैं कहाँ नट होता है उसको ढीला होने से बचाने के लिए, जो फोर्स होता है उसको लार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वॉशर का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि हमारा क्या है बोल्ट प्रॉपर उस पे सेट प्रदान कर सके। 18 नंबर का क्वेश्चन, द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, द शेयरिंग एरिया ऑफ ए की ऑफ लेंथ एल, ब्रेथ बी एंड डेप्थ H इज इक्वल टू, कोई हमारी एक की है, मान लीजिए इस प्रकार से कोई हम एक की ऐसे बना लेते हैं, ठीक 3D में, तो कोई हमारी एक की है, यहां पर क्या करना है, इस पर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, शेयरिंग एरिया मींस बात किया, इसका शेयरिंग एरिया का फार्मूला क्या होगा, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, 18 नंबर यहाँ पर बताया गया था, कोई हमारे पास एक की है, उसकी लंबाई L है, विड्थ B है, डेप्थ H है, तो उसके शेयरिंग एरिया का फार्मूला क्या होगा। तो जैसे कि आपको पता है एरिया का फार्मूला क्या होता है, उसकी लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, तो यहाँ से L इंटू बी हमारा सही उत्तर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन सी L इंटू बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, कैलकुलेट RPM टू ए ड्रिल ऑफ ए होल 10 mm डायमीटर विथ कटिंग स्पीड 33 मीटर पर मिनट। कोई हमें क्या करना है, एक 10 mm डायमीटर का ड्रिल करना है, कटिंग स्पीड 33 मीटर पर मिनट दी गई है, तो हमें आरपीएम की गणना करनी है कि कितने आरपीएम पे हम कटिंग ड्रिल को मूव करेंगे। तो हमें पता है कटिंग स्पीड बी बराबर फार्मूला क्या होता है, पाई डी एन अपॉन 1000। अगर यहाँ से हम आरपीएम के लिए फार्मूला ड्राइव करें तो एन बराबर हो जाएगा बी इंटू 1000 अपॉन पाई डी। तो बी की वैल्यू कितनी दी गई है, 33 दी गई है, 1000 हो जाएगा, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू डी की वैल्यू 10 दी गई है। तो हम जब 33 को 3.14 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो अप्रॉक्सीमेट 10.5 निकल के आता है। 10.5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1050 निकल के आ जाएगा। तो टोटल हमारा कितना निकल के आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 1050 आरपीएम पर हमें क्या करना होगा, ड्रिल को मूव करना होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन, the toughness in a steel is increased and brittleness is decreased by heat treatment process। किस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के द्वारा स्टील में क्या करते हैं, उसकी हम टफनेस को बढ़ाते हैं और ब्रिटलनेस को इंक्रीज करते हैं। तो आपको कंफर्म होना चाहिए जब भी कोई मेटल पे हम हार्डनिंग प्रोसेस करते हैं तो हार्डनिंग प्रोसेस में क्या होता है, उसकी हार्डनेस के इंक्रीज होने के साथ साथ उसमें एक और गुण डेवलप हो जाता है ब्रिटलनेस। तो इस ब्रिटलनेस के गुण को दूर करने के लिए, उसकी हार्डनेस को रेगुलेट करने के लिए, या कह सकते हैं टफनेस को थोड़ा बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं टेम्परिंग का। ठीक, बेसिकली टफनेस का मतलब क्या होता है, टू एब्जॉर्ब शॉक एंड इंपैक्ट लोड। अगर ब्रिटलनेस का गुण होगा तो उसमें हम इंपैक्ट लोड नहीं दे पाएंगे, तुरंत क्या होगा, टुकड़ों में टूट जाएगी। तो इसके गुण को मींस टफनेस के गुण को थोड़ा बढ़ाने के लिए और ब्रिटलनेस के गुण को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, टेम्परिंग प्रोसेस करते हैं। बात की जाए एनीलिंग क्यों की जाती है, तो मेटल को सॉफ्ट बनाने के लिए जिससे उसकी मशीनिंग की जा सके। नॉर्मलाइजिंग क्यों की जाती है, तो नॉर्मलाइजिंग की जाती है उसके इंटरनल स्ट्रेस स्ट्रेन को दूर करने के लिए, उसमें जो खिंचाव वगैरह पैदा हो गए हैं मेटल की हीट ट्रीटमेंट करते समय या हैमरिंग रोलिंग करते समय, तो अन्य प्रोसेस करते समय, तो उसको रिलीव करने के लिए इंटरनल स्ट्रेस को हम नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया करते हैं। केस हार्डनिंग की बात की जाए तो सरफेस को हार्ड बनाने के लिए, कार्बन परसेंटेज की मात्रा बढ़ाने के लिए सरफेस पर लो कार्बन स्टील के हम क्या करते हैं, इस पे केस हार्डनिंग प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, ये फोर्स व्हिच कंबाइंस विद टू और मोर फोर्सेस टू प्रोड्यूस इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड। वह बल जो साम्यावस्था को उत्पन्न करने के लिए दो या अधिक बलों के साथ संयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, उसे परिणामी बल रिजल्टेंट फोर्स के नाम से जानते हैं। ठीक, मींस दो या दो से अधिक बलों के योग को हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। और ये उतना ही मींस इफेक्ट जनरेट करता है जितने दो या दो से अधिक बल किसी भी मींस उस पर इफेक्ट जनरेट करते हैं। मान लीजिए ये आपका कोई क्या है,
पैरेललोग्राम है। यहाँ पर एक फोर्स आपका ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, बी इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो अगर हमें ए और बी का रिजल्टेंस निकालना हो, कॉमन निकालना हो, तो इसके हम डायगोनल के द्वारा यहाँ पर आर रिजल्टेंट हम इसका निकालते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट पर ए और बी कॉमन रूप से जितना इफेक्ट डालेंगे उतना आर क्या करता है, सिंगल इफेक्ट डालता है। तो वही पूछा गया है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन उत्पन्न करने के लिए दो या दो से अधिक बल जो होते हैं उनका योग क्या कहलाता है, तो उनका योग कहलाता है रिजल्टेंट या फिर परिणामी बल कहलाता है। नेक्स्ट बात की जाए 22 नंबर क्वेश्चन की, फ्लश पिन गेज इज यूज्ड फॉर चेकिंग। यहाँ पर सपाट पिन गेज के बारे में पूछा गया, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग बेसिकली किया जाता है किसी भी शोल्डर की या फिर किसी भी होल की डेप्थ को चेक करने के लिए। ठीक, किसी भी होल या फिर किसी शोल्डर के डेप्थ को चेक करने के लिए बेसिकली फ्लश पिन का प्रयोग किया जाता है। इसका जो सरफेस होते हैं क्या होते हैं, मींस कह सकते हो मूवेबल पार्ट होता है इसमें एक, तो जिसके द्वारा हम क्या करते हैं किसी भी शोल्डर और होल की डेप्थ को चेक कर सकते हैं। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर हार्डनिंग द सरफेस ऑफ टूल स्टील। हमें टूल स्टील के सरफेस को क्या करना है, हार्ड करना है, उस पर कार्बन की परसेंटेज मात्रा बढ़ानी है। तो इसके लिए किस प्रोसेस का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन दिया गया है कार्बोराइजिंग, साइनाइडिंग, इंडक्शन हार्डनिंग या फिर हार्डनिंग। तो यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए, जब भी हमें टूल स्टील वगैरह पर क्या करनी होती है, हार्डनिंग करनी होती है, तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं इंडक्शन हार्डनिंग। इंडक्शन हार्डनिंग का बेसिकली अगर बात किया जाए कि एडवांटेज क्या होता है, तो यहाँ पर हमें क्या होता है, रस्ट फ्री सरफेस प्राप्त होती है। ठीक, मींस उसमें कोई रस्ट वगैरह नहीं आता है, हमें काफी क्लीन सरफेस प्राप्त होती है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जिस कंपोनेंट पे हमें, इसे हम क्या कहते हैं, स्केल फ्री सरफेस के नाम से जाना जाता है। एडवांटेज क्या होता है इंडक्शन हार्डनिंग का, तो स्केल फ्री, रस्ट फ्री हमें सरफेस क्या होती है, प्राप्त होती है। ठीक, यहाँ पर बेसिकली बात की जाए तो जिस भी हमें कंपोनेंट पे क्या करना होता है, हार्डनिंग प्रोसेस करनी होती है, उसमें कॉपर की स्ट्रिप वायर को हम क्या करते हैं, वाइंड कर देते हैं, इस पे हम फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, उसके प्रेरण के द्वारा क्या होती है, उसमें इंडक्शन हार्डनिंग की प्रोसेस हो जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन इज कॉल्ड। जिसके लिए इससे समझने से पहले आपको लेटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन को जानना होगा। बेसिकली मान लीजिए आपके पास क्या है, कोई एक ये शाफ्ट है। ठीक, कोई हमारी क्या है, एक ये शाफ्ट है। अगर इस शाफ्ट की बात की जाए, इस पर हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, इस पर हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं बाहर से। ओके, अब चाहे ये इस डायरेक्शन में हो, चाहे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, जब इसको हम फोर्स लगा के मान लीजिए खींच रहे हैं, टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, तो इसके लेंथ में भी कुछ ना कुछ क्या होता है, परिवर्तन होता है, इसके ब्रीथ में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। तो मीन्स स्ट्रेन मतलब क्या होता है, स्ट्रेन मीन्स होता है डिफॉर्मेशन किसी भी ऑब्जेक्ट के, मीन्स उसकी पहले लंबाई क्या थी और उस फोर्स लगाने के बाद, बॉडी को डिफॉर्म करने के बाद, उसमें बाद में उसकी लंबाई क्या है, जो यही दोनों का रेशियो होता है, वही क्या कहलाता है, स्ट्रेन कहलाता है। मान लीजिए कोई हमारा एक रबर है, रबर पे हमने क्या किया, फोर्स लगाया, इसको कंप्रेस किया या फिर स्ट्रेच किया, तो इसके शेप एंड साइज में क्या होगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। तो पहले इसका शेप और साइज क्या था, बाद में इसका शेप और साइज क्या है, जो इसका दोनों का रेशियो होता है, वही क्या कहलाता है, स्ट्रेन कहलाता है। यहाँ पर लीनियर स्ट्रेन क्या होता है, तो ऐसा डिफॉर्मेशन जो फोर्स के पैरेलल होता है। मान लीजिए फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं और हमारा डिफॉर्मेशन इसी डायरेक्शन में हो रहा है, उसे हम लीनियर स्ट्रेन के नाम से जानते हैं। और अगर हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, डिफॉर्मेशन हमारा इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, हम इसे लेटरल स्ट्रेन के नाम से जानते हैं। ठीक, यदि हमारा डिफॉर्मेशन फोर्स के पैरेलल है तो उसे लीनियर स्ट्रेन कहते हैं या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं। और यदि हमारा उसके 90 डिग्री परपेंडिकुलर है तो इसे क्या कहते हैं, इसे लेटरल स्ट्रेन के नाम से जानते हैं। ठीक, तो विथ इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर, अब इलास्टिक लिमिट क्या होती है, किसी भी मेटल की वो लिमिट होती है कि उसके अंदर अगर हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो कोई भी मेटल फोर्स रिमूव करने के बाद अपने शेप एंड साइज को रिगेन कर पाता है। लेकिन अगर हम इलास्टिक लिमिट से ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा, फिर वो मेटल अपने शेप एंड साइज को रिगेन नहीं कर पाएगा। ठीक, तो विथ इन द इलास्टिक लिमिट जो लेटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन का रेशियो होता है, इसको क्या कहते हैं, तो इसे हम पॉइजन रेशियो के नाम से जानते हैं। क्या कहा जाता है, इसे पॉइजन रेशियो के नाम से जाना जाता है और इसको स्मॉल m के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में
आ गया होगा। नेक्स्ट बात की जाए 25 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पर पूछा गया है द टेपर्ड रोलर बेयरिंग कैन टेक, टेपर रोलर बेयरिंग किस प्रकार का लोड ले सकती है। तो टेपर रोलर बेयरिंग आपको क्लियर होना चाहिए एक्सियल लोड के साथ साथ रेडियल लोड मींस दोनों एक्सियल एंड रेडियल दोनों प्रकार के लोड को ले सकती है। तो यहां से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बोथ एक्सियल एंड रेडियल लोड इज करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट बात किया 26 नंबर क्वेश्चन की। 26 नंबर में पूछा गया है आई जोड़ एंड चारपी मशीन्स आर रिलेटेड विथ व्हिच टेस्ट। बेसिकली जो आई जोड़ एंड चारपी मशीनें होती हैं किस परीक्षण से संबंधित होती हैं। तो आई जोड़ और चारपी मशीन का प्रयोग किया जाता है इंपैक्ट टेस्ट के लिए। ठीक, कोई भी मैटर हमारा उस पर इंपैक्ट टेस्ट करने के लिए जो हम इंपैक्ट फोर्स लगाते हैं कितना उसको सहन कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक, तो उसी की टेस्टिंग के लिए हम क्या करते हैं, आई जोड़ एवं चारपी मशीनों का प्रयोग करते हैं। इसके डिटेल के लिए आप इसको गूगल करके देख सकते हैं। बेसिकली इसकी वीडियो ट्यूटोरियल्स वगैरह उपलब्ध हैं। इसको हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे तो हमारी वीडियो बहुत सारी लंबी हो जाएगी। सो इस वीडियो को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, ऑलरेडी वीडियो हमारी काफी लंबी हो गई है। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे 26 से लेकर के अपने 50 नंबर के क्वेश्चन को। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड के बीच शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं। साथ ही साथ आपका कोई राय है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने दे सकते हो। यदि आपके पास फिटर का अभी कोई प्रीवियस ईयर पेपर बचा हुआ है, आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए, डिटेल सॉल्यूशन चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे उसको भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, हम आपका उसको डिटेल सॉल्यूशन उपलब्ध करवा देंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में फिर नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी।